आज से हम नया यूनिट स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है। यूनिट 1 है हमारा, यूनिट 1 है, ठीक है। ये हमारा कोर्स कोड रहेगा हमारा BBCCT 103, ठीक है। एक बार आप मैच कर लीजिएगा, आई थिंक कोर्स कोड यही है, ठीक है। तो यूनिट 1 देख रहे हैं ब्लॉक वन में हम यूनिट 1 देख रहे हैं। तो आज का हेडिंग है हमारा दिस सेल। तो बेसिकली अभी ये लेक्चर में हमारे पास इंट्रोडक्शन रहने वाला है। इंट्रोडक्शन के हम बस गो थ्रू कर देंगे इन पॉइंट्स के थ्रू, क्योंकि ये हमने लोअर क्लासेस में पढ़ रखा है। अब क्या बोला जा रहा है, दिस इज द फर्स्ट यूनिट ऑफ ब्लॉक 1। ब्लॉक 1 का ये पहला यूनिट है एंड टाइटल, ब्लॉक 1 का नाम हमारा क्या है, इंट्रोडक्शन टू सेल बायोलॉजी, ठीक है। इंट्रोडक्शन टू सेल बायोलॉजी उसका ये यूनिट 1 है, तो सेल बायोलॉजी इज द ब्रांच ऑफ साइंस। व्हाट इज सेल बायोलॉजी? इट इज द ब्रांच ऑफ साइंस दैट डील्स विद द स्टडी ऑफ सेल स्ट्रक्चर एंड देयर फंक्शन। तो सेल बायोलॉजी क्या है? सेल बायोलॉजी क्या है? इट इज द ब्रांच ऑफ साइंस जिसमें हम किस चीज़ के बारे में स्टडी करते हैं, सेल का स्ट्रक्चर और उसका फंक्शन, ठीक है ना। हाउ दे परफॉर्म देयर फंक्शन, सेल के स्ट्रक्चर और उनके फंक्शन के बारे में बात करते हैं सेल बायोलॉजी में, ठीक है। तो द अंडरस्टैंडिंग ऑफ लाइफ प्रोसेसेस एंड हाउ सेल रिस्पॉन्ड टू द चेंजिंग नीड्स इज एन एसेंशियल एस्पेक्ट ऑफ बायोलॉजी, ठीक है ना। लाइफ प्रोसेसेस एंड हाउ सेल रिस्पॉन्ड टू चेंजिंग नीड्स, जैसे जैसे नीड्स चेंज होती रहती है, इन्वायरमेंट में चेंजेस आता है, तो सेल अपने आप में क्या चेंज लाती है, सेल कैसे इवॉल्व हुआ, ठीक है ना। तो आपको पता होगा सेल का ओरिजिन कहाँ से हुआ था, कहाँ से सेल ओरिजिन हुई, और आज अभी सेल का अभी का सेल और प्रिमिटिव टाइप की सेल जो थे, तो कितना इवॉल्व हुआ, वो इवोल्यूशन क्यों हुआ सेल में, ठीक है ना। वो इवोल्यूशन क्यों हुआ, क्यों? क्योंकि जो सेल के जो आपस की, सॉरी एक सेकेंड, सेल का जो इन्वायरमेंट था, सेल के आसपास की जो इन्वायरमेंट थे उसमें चेंज आया और उसने इन्फ्लुएंस किया सेल के चेंज को, ठीक है ना। सेल के वातावरण में, सेल के इन्वायरमेंट में चेंज आया, सेल के इन्वायरमेंट में चेंज कुछ हो रहा है, तो वो सेल को अफेक्ट कर रहा है, वो सेल को अफेक्ट करता है और सेल उस हिसाब से अपने आप को डेवलप करता है, अपने आप को इवॉल्व कर लेता है। द मॉलिक्यूल्स ऑफ लाइफ दैट मेक अप सेल इंक्लूड प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, लिपिड, न्यूक्लिक एसिड, और न्यूक्लिक एसिड में हम जानते हैं DNA RNA होते हैं, और वाइटामिन्स, अबाउट विच यू हैव स्टडीड इन द कोर्स BBCCT 101 मॉलिक्यूल्स ऑफ लाइफ। हमने देखा था बेसिकली, हमने तो इसमें अभी तक हमने क्या पढ़ रखा है, हमने प्रोटीन्स के बारे में पढ़ा, हमने कार्बोहाइड्रेट, लिपिड, न्यूक्लिक एसिड, ये सब हम बाद में बात करेंगे। वैसे आपको बेसिक आइडिया आपको होगा, ठीक है ना, कि सेल में जो मॉलिक्यूल हैं, जो सेल को लिविंग बना के रखे हैं, सेल के अंदर जो मॉलिक्यूल है जो फंक्शनल काम कर रहे हैं, तो प्रोटीन रोल प्ले करता है, कार्बोहाइड्रेट, लिपिड, न्यूक्लिक एसिड, ठीक है ना, और वाइटामिन्स एसेंशियल हैं ये, ठीक है ना, ये मेजर रोल प्ले करते हैं। इन एडिशन टू बायोलॉजिकल प्रोसेसेस एंड इंटरेक्शंस टेक्स प्लेस इन एक्वस मीडियम। तो जो सेल है, तो सेल के अंदर का जो मीडियम है वो भी कैसा है, वो मीडियम भी कैसा है, एक्वस, ठीक है ना। और उनके बीच में, उनके अंदर क्या हो रहा है, डिफरेंट टाइप ऑफ बायोमोलिक्यूल्स आपस में इंटरेक्शन कर रही है, तो यही तो लाइफ को मेंटेन करके रखी है। हमने प्रीवियस लेक्चर में बात किया था, प्रीवियस BBCCT 101, इसमें हमने इस चीज़ के बारे में बात किया था। सेल में प्रेजेंट डिफरेंट टाइप ऑफ बायोमोलिक्यूल्स, ठीक है, वो आपस में इंटरेक्शन करते हैं, और यही इंटरेक्शन लाइफ को मेंटेन करके रखा है, ठीक है। अब when we look around us, we came across a variety of living organism। हम अपने आसपास बहुत एक वैरायटी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म को देखते हैं, ठीक है ना। बहुत वैरायटी है हमारे आसपास, देखोगे एक छोटा सा चींटी से लेकर आपको एक बड़ा हाथी तक दिखने मिलेगा,
तो बहुत डाइवर्स है हमारा इन्वायरमेंट। जो लिविंग बीइंग है, जो लिविंग जीव है, लिविंग ऑर्गेनिज्म, ये बहुत डाइवर्स है, ठीक है, बहुत वैरायटी है। सच एज प्लांट एंड एनिमल्स। अब बात करो छोटा से छोटा जीव, बिल्कुल छोटे जीव की बात करो, बिल्कुल माइक्रोस्कोपिक, मीन्स एक बैक्टीरिया की बात करो, ठीक है ना, और एक जाइंट एनिमल की बात करो, या जाइंट किसी प्लांट की बात करो, मानो डायनासोर की बात करो, मानता हूँ अभी नहीं होते लेकिन किसी टाइम पे तो होते थे, चलो अभी एलिफेंट की बात कर लो। तो एक बैक्टीरिया वो भी लिविंग है और एक एलिफेंट वो भी लिविंग है, बट कितना डाइवर्स है, कितना अंतर है दोनों में। लेकिन अगर फंक्शन बिल्कुल बेसिक यूनिट पे जाओगे कि एक सिंगल सेल की बात करोगे, एक सिंगल सेल की बात करोगे, अगर इसका एक सिंगल सेल ले लो बैक्टीरिया का, वैसे बैक्टीरिया इसे सिंगल सेल ही होते हैं बैक्टीरिया, और एलिफेंट का एक सेल ले लो, तो इसमें आपको बहुत समानता देखने मिलेगा। ऑलमोस्ट सारे जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो एक समान ही होते हैं। इसमें भी प्रोटीन, इसमें भी प्रोटीन, इसमें भी न्यूक्लिक एसिड, इसमें भी न्यूक्लिक एसिड, इसमें भी विटामिन, इसमें भी आपको पाया जाएगा, इसमें भी लिपिड, इसमें भी लिपिड। मतलब कि जो आपके पास जो मोलिकुलर लेवल पे चीज़ें देखोगे वो आपको एक जैसी दिखने मिलेगी, लेकिन बाहरी रूप से देखो कितना अंतर है। हैव यू एवर थॉट व्हाट मेक्स देम लिविंग? इनको लिविंग क्या बना, क्या ऐसी चीज़ है जो इसको लिविंग बना रही है? लिविंग ऑर्गेनिज्म में, लिविंग ऑर्गेनिज्म को हम लिविंग बोल पा रहे हैं, किसी पत्थर को हम लिविंग नहीं बोलते। तो क्या चीज़ है जो लिविंग ऑर्गेनिज्म को लिविंग बनाती है, ठीक है ना? किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म को लिविंग, क्या चीज़ है उस लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर जो हम उसको बोल सकते हैं हाँ ये लिविंग है, क्या है, ठीक है ना? तो सारे जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है, जितने भी आपको लिविंग ऑर्गेनिज्म में देखने को मिलेंगे, उन सब के अंदर मेटाबॉलिक रिएक्शन होता है। क्या होता है? तो सब में आपको मेटाबॉलिक रिएक्शन देखने मिलेगा। सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म में मेटाबॉलिक रिएक्शन देखने को मिलेगा, और यही मेटाबॉलिक रिएक्शन उनको क्या बनाता है? लिविंग बनाता है, ठीक है। और ये मेटाबॉलिक रिएक्शन है क्या? ये मेटाबॉलिक रिएक्शन क्या है? यही डिफरेंट बायोमोलिक्यूल्स का आपस में इंटरेक्शन, ठीक है ना, मेटाबॉलिक रिएक्शन है। और ये दो टाइप की हो सकती है, हमने पढ़ा हुआ है, कैटाबॉलिज्म और एनाबॉलिज्म, ठीक है। कैटाबॉलिज्म में चीज़ें टूटती है, एनाबॉलिज्म बनती है। द आंसर इज द सेल। एक सिंगल सेल का प्रेजेंट होना, कोई भी ऐसा है ही नहीं कि आप उसे लिविंग बोल रहे हो और उसमें सेल ना हो। कोई भी ऐसा जीव, कोई भी ऐसा ऑर्गेनिज्म, लेट सपोज कोई एक ऑर्गेनिज्म है, आप उसको बोल दो हाँ ये चीज़ लिविंग है, बट वो सेल नहीं है उसके अंदर, मतलब वो सेल से मिलकर नहीं बना हुआ, तो ऐसा हो ही नहीं सकता। ऐसा होता ही नहीं है कि कोई भी चीज़ हो जो लिविंग हो बट वो सेल ना हो, वो सेल से मिलकर ना बना हो, तो वो एक सिंगल सेल, एक सेल भी ना हो उसके अंदर, ठीक है। जैसे हम बोलते हैं कोई, मान लो बोलते हैं कोई एक प्लांट है, ठीक है, लेते हैं रोज का प्लांट, हम बोलते हैं ये प्लांट लिविंग है, तो क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि वो सेल से मिलकर बना हुआ है, ठीक है ना, वो सेल से मिलकर बना हुआ है। हम बोल रहे हैं बैक्टीरिया लिविंग है, तो बैक्टीरिया भी सेल ही है, एक सिंगल सेल है, कोई बात नहीं, बहुत सारे सेल नहीं है, लेकिन एक सेल तो है, ठीक है। तो लिविंग होने के लिए क्या जरूरी है? सेल होना जरूरी है। एक सेल तो होना चाहिए, ठीक है, एक सेल होगा ही होगा अगर आप उसे लिविंग बोल रहे हो। और बैक्टीरिया, सॉरी, बात करते हैं अगर वायरस की, तो वायरस को हम ना ही लिविंग मानते हैं ना ही नॉन लिविंग मानते हैं, ठीक है ना। वायरस में सेल नहीं होती, वायरस के पास सेल नहीं होता, बस उसके पास प्रोटीन और जेनेटिक मटेरियल होता है, ठीक है। तो वायरस को हम ना ही लिविंग बोलते हैं ना ही नॉन लिविंग बोलते हैं, तो क्या बोलते हैं? कनेक्टिंग लिंक बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग। तो ए सेल इज द स्मॉलेस्ट फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ that is capable of performing all life processes। वैसे तो ये आपकी लोअर क्लासेस की बुक की सेम टू सेम लाइन है, आपने पढ़ी होगी कि कोई भी जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है, सबसे स्मॉलेस्ट क्या होती है? फंडामेंटल यूनिट क्या होती है लाइफ की? सेल। वो सेल कैपेबल होती है किस चीज़ के लिए? परफॉर्मिंग ऑल दी एसेंशियल फंक्शन। मीन्स ले लो एक बैक्टीरिया, ठीक है ना, ये सिंगल सेल है, इसको तो और कोई सेल की जरूरत नहीं है। तो अब बैक्टीरिया को अगर रेस्पिरेशन करना है, एक्सक्रीशन करना है, डाइजेशन करना है, एब्जॉर्प्शन करना है, तो सब फंक्शन ये एक सिंगल सेल परफॉर्म कर सकती है। डिफ्यूजन करना है, कुछ भी करना है, ये एक सिंगल सेल कैपेबल है ऑल द एसेंशियल फंक्शन, जो इसकी लाइफ को मेंटेन करके रख सकती है।
ठीक है ना। इसकी लाइफ के लिए, इसके जिंदा रहने के लिए, इसको जीवित रखने के लिए जो भी एसेंशियल फंक्शन है, ठीक है ना, इसकी लाइफ के लिए जो भी एसेंशियल फंक्शन है वो एक सिंगल सेल, ये सेल कैपेबल है करने के लिए, ठीक है। तो ए सेल इज द स्मॉलेस्ट फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ दैट इज कैपेबल टू परफॉर्म ऑल द एसेंशियल फंक्शन ऑफ लाइफ। अब ऐसा नहीं है कि आप बोलोगे ये बैक्टीरिया बोल नहीं सकता है, तो क्या वो एसेंशियल फंक्शन है इसके जिंदा रहने के लिए, ठीक है। क्या इसके जीवन के लिए वो एसेंशियल फंक्शन है कि ये बैक्टीरिया बोलना ही चाहिए, तो वो नहीं है, ठीक है ना। तो इस बैक्टीरिया के जीवन के लिए जो भी एसेंशियल फंक्शन है वो ये एक सिंगल सेल कर सकता है। अब आगे देखते हैं। मोस्ट सेल आर माइक्रोस्कोपिक इन साइज। ज़्यादा सेल आपको माइक्रोस्कोपिक देखने मिलेगा, ठीक है ना, छोटे साइज की होती है माइक्रोस्कोपिक, छोटा साइज। एंड ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म आर कंपोज्ड ऑफ ईदर वन यूनिसेल्युलर और मोर दैट इज मल्टीसेल्युलर। जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है या तो वो एक सेल से मिलकर बने होंगे, या तो उसमें एक सेल होगा, दैट इज जैसे हमने बताया बैक्टीरिया, ठीक है ना। ये तो वो एक सेल तो होगा ही होगा, यूनिसेल्युलर बोलेंगे, या एक से ज़्यादा सेल होगा तो मल्टी सेल्युलर बोलेंगे, मल्टी सेल्युलर। दे आर फर्दर सब डिवाइडेड इंटू प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक, ठीक है ना। हम फर्दर उसको प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक में डिवाइड करते हैं, लोअर क्लास से पढ़ते आ रहे हैं प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक क्या होता है। डिपेंडिंग ऑन वेदर दे पोजेसेस और लैक ए ट्रू न्यूक्लियस। ट्रू न्यूक्लियस होता है या नहीं होता है, ठीक है ना। ट्रू न्यूक्लियस होता है या ट्रू न्यूक्लियस नहीं होता है, होता है या नहीं होता है। ट्रू न्यूक्लियस का मतलब क्या है? ट्रू न्यूक्लियस का मतलब है मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल, ठीक है ना। सॉरी एक सेकेंड। ट्रू न्यूक्लियस का होता है, ट्रू न्यूक्लियस का मतलब होता है कि आपको जो जेनेटिक मटेरियल है, वो इनसाइड न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होगा, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट होता है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, ठीक है ना। तो वो न्यूक्लियस के अंदर होता है और वो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से कवर होता है, ठीक है। बट अगर ये तो इसको बोलेंगे ट्रू न्यूक्लियस। अब फॉल्स न्यूक्लियस क्या होता है, ठीक है ना। तो आपका जो जेनेटिक मटेरियल है, ये तो सेल हो गई, ये है हमारी सेल, ये सेल मेम्ब्रेन है हमारी, ठीक है ना, ये सेल मेम्ब्रेन है। अब क्या होगा ना, आपका जो जेनेटिक मटेरियल है वो आपके पास साइटोप्लाज्म में ही ऐसे ही बिखरा रहेगा। और इस रीजन को यहाँ पे कोई मेम्ब्रेन नहीं है, मेम्ब्रेन से घिरा हुआ नहीं है, इस रीजन को हम बोलते हैं क्या, न्यूक्लियोइड। तो न्यूक्लियोइड इज नॉट ट्रू न्यूक्लियस, ठीक है। न्यूक्लियोइड हमारा न्यूक्लियस नहीं है, ये तो बस रीजन है सेल के साइटोप्लाज्म का, वो रीजन जहाँ पे जेनेटिक मटेरियल है। बट आपको ट्रू न्यूक्लियस में सॉरी ट्रू न्यूक्लियस में आपको क्या देखने मिलेगा, ये तो आपका सेल हो गया, ये तो आपका सेल मेम्ब्रेन हो गया। अंदर आपको जो जेनेटिक मटेरियल है, जो डीएनए है वो इनसाइड द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन देखने मिलेगा, ये आपका न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है। और मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल भी होते हैं, कहाँ पे, ये यूकैरियोटिक में जितने भी ऑर्गेनेल होते हैं वो कैसे होते हैं, मेम्ब्रेन बाउंड एक्सेप्ट राइबोसोम दोनों में होता है, इधर भी होता है, राइबोसोम दोनों में होता है, प्रोकैरियोटिक में भी यूकैरियोटिक में भी। बट राइबोसोम में मेम्ब्रेन नहीं होता, ना ही प्रोकैरियोटिक में ना ही यूकैरियोटिक में, राइबोसोम में कभी मेम्ब्रेन नहीं होता। तो हम जानते हैं गोल्जी एपरेटस सब पढ़ा होगा आपने, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पढ़ा होगा, ठीक है। और क्या क्या याद आ रहा है आपको, माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है ना, सब थोड़ी जगह हटाऊं। समथिंग लाइक आपने लाइसोसोम पढ़ा होगा, सेंट्रियोल पढ़ा होगा, ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया पढ़ा होगा, क्लोरोप्लास्ट पढ़ा होगा, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, उसमें से भी 2 टाइप के होते हैं, गोल्जी एपरेटस
तो जितने भी ऑर्गेनेल हैं, जितने भी सेल ऑर्गेनेल हैं, वो कैसे होते हैं? मेम्ब्रेन बाउंड। इनकी एक मेम्ब्रेन होती है, इन सब की क्या होती है? मेम्ब्रेन होती है। सिंगल मेम्ब्रेन हो सकती है, डबल मेम्ब्रेन हो सकती है, हम देखेंगे सिंगल कहाँ होती है, डबल कहाँ होती है आगे। ठीक है। अब तो और जो क्या नाम है, यूकैरियोटिक, सॉरी प्रोकैरियोटिक है, जो प्रोकैरियोटिक है उसमें मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल नहीं होते हैं। प्रोकैरियोटिक में मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल नहीं होते हैं, और यूकैरियोटिक में क्या होते हैं? मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल होते हैं। बेसिकली प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक, वैसे आप ये तो लोअर क्लासेस की बात है। प्रोकैरियोटिक, कैरियो का मतलब न्यूक्लियस, प्रो का मतलब प्रिमिटिव, प्रोकैरियोटिक KRYOTIC। तो प्रो का मतलब प्रिमिटिव टाइप का, प्रिमिटिव पुराना, प्रिमिटिव। कैरियो का मतलब होता है न्यूक्लियस, मीन्स पुराना टाइप का न्यूक्लियस, मीन्स न्यूक्लियस में आपको कोई कवर नहीं है, न्यूक्लियस मेम्ब्रेन नहीं है। और यूकैरियोटिक, यूकैरियोटिक यू का मतलब होता है न्यू, कैरियो का मतलब न्यूक्लियस। तो नया न्यूक्लियस का मतलब न्यूक्लियस में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है। नाउ therefore in this unit you shall learn about this cell, हम सेल के बारे में जानेंगे। the unit begins with the cell theory, सेल थियरी के ऊपर बात करेंगे। क्लासिफिकेशन ऑफ द सेल, सेल की क्लासिफिकेशन देखेंगे। thereafter you shall learn about the स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द प्रोकैरियोटिक सेल, प्रोकैरियोटिक सेल में किसको? आर्किया मीन्स आर्की बैक्टीरिया और आपका यू बैक्टीरिया को देखेंगे। आर्किया और यू बैक्टीरिया, इन दोनों को देखेंगे। एंड दी यूकैरियोटिक सेल को देखेंगे। यूकैरियोटिक सेल में किसको? एनिमल सेल को और प्लांट सेल को देखेंगे। द कैरेक्टरिस्टिक्स डिफरेंस बिटवीन आर्किया एंड बैक्टीरिया एंड यूकैरियोटिक सेल आर ऑल्सो समराइज्ड, कि हम डिफरेंस देखेंगे किसमें? आर्किया में, बैक्टीरिया में और यूकैरियोटिक सेल में। वैसे तो ये आर्किया और बैक्टीरिया दोनों प्रोकैरियोटिक सेल है, ये दोनों प्रोकैरियोटिक सेल हैं। आर्किया मीन्स पुराना टाइप का बैक्टीरिया है, ये प्रीमिटिव, सबसे प्रीमिटिव बैक्टीरिया। ये तो यू बैक्टीरिया बोलेंगे तो ये नए टाइप का है, ठीक है ना, सबसे पुराना टाइप का ये है। फिर बैक्टीरिया आया, फिर यूकैरियोटिक सेल आई। तो तीनों को आपस में देखेंगे क्या डिफरेंसेस है, क्या इन तीनों में क्या डिफरेंसेस है। एट द एंड ऑफ द यूनिट दिस सेल एंड ऑर्गेनिज्म एज एन एक्सपेरिमेंटल मोड ऑफ डिस्कशन, लास्ट में हम देखेंगे कि किसी भी एक्सपेरिमेंट के लिए हम किस टाइप के ऑर्गेनिज्म को लेते हैं। जैसे कि आपने पढ़ा होगा लोअर क्लास में आपने हर जगह पे सुना होगा, साइंटिस्ट ई कोलाई पे सर्च करते, बैक्टीरिया कौन सा, बार बार देखोगे साइंटिस्ट ने किस बैक्टीरिया पे एक्सपेरिमेंट किया? ई कोलाई। क्यों ई कोलाई? ठीक है ना, तो हम देखेंगे क्यों। अब आपको पता होगा मेंडल ने जो एक्सपेरिमेंट किया तो पी प्लांट पे किया, क्यों पी प्लांट पे किया? ठीक है ना, तो ये सब बातें करेंगे कि जो एक्सपेरिमेंट मॉडल इन लोगों ने सेलेक्ट किए तो क्या क्या थे, किन किन ऑर्गेनिज्म को इन्होंने एज ए एक्सपेरिमेंट मॉडल सेलेक्ट किया कि हाँ इसी पे बातें रहेंगी। बार बार चूहे को क्यों लोग, ठीक है ना, रैट को क्यों बार बार एक्सपेरिमेंट के लिए यूज किया जाता है, ठीक है ना। तो किन किन ऑर्गेनिज्म को एक्सपेरिमेंटल मॉडल की तरह ट्रीट किया गया है, तो उसके बारे में लास्ट में डिटेल में देखेंगे। ठीक है, तो ये हमारा इंट्रोडक्शन था बेसिकली। द नेक्स्ट 3 यूनिट ऑफ ब्लॉक 1 विल डील विद ऑप्टिकल माइक्रोस्कोपी, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी। यूनिट 2 में आप पढ़ोगे ऑप्टिकल माइक्रोस्कोपी, यूनिट 3 में पढ़ेंगे इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी एंड यूनिट 4 में पढ़ेंगे सेंट्रीफ्यूगेशन। वैसे आपको पता होगा ये टेक्निक होती है। ठीक है, तो मिलते हैं अगली क्लास में। ये तो इंट्रोडक्शन था बेसिकली, एक सिंपल सा, अगर ये लेक्चर आप ना भी देखो तो चलेगा, इतना तो आपको आता है। अगले लेक्चर में हम बात करेंगे सेल थ्योरी की, और हर एक लेक्चर हमारा आपसे मैं कोशिश करूँगा कि हर एक लेक्चर को मैं 30 मिनट से कम रखूँ, चाहे लेक्चर में हम कुछ बता पाएँ ना बता पाएँ, बट लेक्चर हमारा कभी 30 मिनट से ऊपर नहीं जाएगा, क्योंकि लेक्चर जब 30 मिनट से ऊपर चला जाता है तो चीज़ें उतनी समझ में नहीं आती हैं, छोटे लेक्चर अच्छे से याद हो जाते हैं हमें। तो आपसे कोशिश रहेगी लेक्चर हमेशा 25 to 30 मिनट ही रहे, 30 मिनट से ऊपर कभी लेक्चर हमारा जाएगा नहीं। ओके, मिलते हैं अगली क्लास में सेल थ्योरी के साथ।